गुड मॉर्निंग फैमिली। मेरा नाम विजय है और आपका स्वागत है हमारे चैनल में वी आर स्टडी विद टारगेट। आज का जो टॉपिक है वो पॉलिटी से रिलेटेड है। पॉलिटी से रिलेटेड एक टॉपिक ऑलरेडी मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डाल चुका हूँ, लोक सेवा आयोग का। राइट, आई होप आपको पसंद आया होगा। उसमें जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जो क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, वो ऑलमोस्ट मैंने सारे कवर किए उसके अंदर। अब ये नेक्स्ट जो टॉपिक है इसके अंदर, ये जो 3 टॉपिक्स है, महान्यायवादी, राज्य का महाअधिवक्ता और नियंत्रण महालेखा परीक्षक, इसमें जो क्वेश्चन बनता है, राइट, कई सारे एग्जाम में ऑलरेडी पहले भी आ चुका है, फ्यूचर में भी आते रहेंगे। तो तीनों को मैंने क्लब कर दिया और एक ही वीडियो में मैंने इसके सारे क्वेश्चन डाल दिए इसके अंदर। तो जो भी क्वेश्चन बनेगा इसके अंदर से वो हम सब कवर कर लेंगे। राइट, अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को ज़्यादा शेयर कीजिए और अच्छे से पढ़िए, नोट्स बना लीजिए प्लीज अपने इसके, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से पॉलिटी की अगर बात की जाए तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, मतलब अभी तक पास्ट में जितने भी एग्जाम देखे गए यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो पहला क्या है, पहले है महान्यायवादी। ठीक है, तो महान्यायवादी के बारे में पढ़ेंगे और हम इसके बारे में सारा कुछ समझेंगे की कोशिश करेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो पहले क्या है कि संविधान में स्थान। तो जो महान्यायवादी है इसका संविधान में क्या स्थान है? ठीक है, भारतीय संविधान में के भाग 5 अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत का एक महान्यायवादी होगा। कहने का मतलब है जो भारतीय संविधान है उसके अंतर्गत जो भाग 5 है उसमें जो अनुच्छेद 76 है उसके अंतर्गत भारत का एक महान्यायवादी होगा। देखिए, अगर कोई भी आप में से कोई भी बच्चा ग्रुप डी ग्रुप सी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो उसके लिए अनुच्छेद आ सकता है नॉर्मली, या भाग भी आ सकता है। मगर कोई पीसीएस या यूपीएससी की तैयारी कर रहा है ना, तो आपको मैं एक बहुत क्लियर बोल दूं कि सिंगल क्वेश्चन नहीं आएगा सिम कि जो महान्यायवादी है ये भारत के संविधान किस भाग में है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा आपका मैचिंग वाला। महान्यायवादी दे दिया जाएगा, उपराष्ट्रपति दे दिया जाएगा, राष्ट्रपति दे दिया जाएगा। तो आपको उसमें कवर करना है कि ये किस भाग से है। तो ये आप, क्योंकि मैंने इस भाग को तभी नोट किया क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैंने देखे हैं कि आते हैं। ठीक है, तो क्या है महान्यायवादी भारतीय संविधान के कौन से भाग में है? भाग 5 में है। कौन से भाग में है? भाग 5 में, अनुच्छेद अनुच्छेद 76 में है। ठीक है, नियुक्ति कौन करता है महान्यायवादी की? तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कौन करता है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति? राष्ट्रपति करता है। कौन से भाग में है? भाग 5 में है। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 76 के अंदर आता है भारत का महान्यायवादी। ओके, नेक्स्ट है सदस्यता। अनुच्छेद 88 88 के अनुसार भारतीय संविधान के अनुसार महान्यायवादी ना तो संसद का सदस्य होगा और ना ही वो मंत्रिमंडल का सदस्य होगा। कहने का मतलब यह है कि जो भारत का महान्यायवादी होता है वो संसद का मेंबर नहीं होता है और ना ही वो मंत्रिमंडल का कोई सदस्य होता है। ठीक है, अधिकार पढ़ते हैं इसके। अधिकार है कि भारत के महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई में भाग लेने का अधिकार है। राइट, कहने का मतलब है भारत के अंदर जितने भी राज्य है उसके अंदर जितने भी कोर्ट है उन कोर्ट में जाकर वो सुनवाई में भाग ले सकता है। जाहिर सी बात है, कोर्ट में सुप्रीम कौन होता है? जज होता है। तो डिसीजन कौन लेगा? वो तो जज ही लेगा। राइट, ये और देखिए, महान्यायवादी न्यायालयों में जाके सुनवाई में भाग ले सकता है, वहां जाके हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ये नहीं बोल सकता कि यार मेरे सबसे ऐसा होना चाहिए, मेरे सबसे ऐसा होना चाहिए। ठीक है, वो सिर्फ अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए किसी भी केस के अंदर जाके वो बैठ के उसकी सुनवाई दे सकता है कि उस केस के अंदर क्या हुआ है पर्टिकुलर। राइट, मगर उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। नेक्स्ट लाइन ये कह रही है कि संसद में भाग लेने का, बोलने का अधिकार है लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है। सिंपल सी बात है कि संसद में वो भाग ले सकता है, बैठ सकता है, बोल सकता है, अपना मत भी रख सकता है, मतलब ना विचार रख सकता है, मगर वोट नहीं दे सकता। वो बता सकता है कि यार मेरे हिसाब से होना चाहिए, मैं ये सोचता हूँ ऐसा होना चाहिए, मगर जब वोटिंग की बात आएगी तो वो वोट नहीं दे सकता उस टाइम पीरियड के अंदर। क्यों नहीं दे सकता वोट? क्योंकि अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि क्या कहते हैं, अनुच्छेद 88 के अनुसार वो संसद का सदस्य नहीं होता है, ना ही वो मंत्रिमंडल का सदस्य होता है। सिंपल सी बात है, जब वो सदस्य ही नहीं है तो उसको वोट देने का अधिकार नहीं है। बैठ सकता है, सुन सकता है, बोल सकता है वहां पे, राइट, अपनी बात रख सकता है, मगर वोट नहीं दे सकता। क्योंकि देखिए, पावर जो है ना वो वोट में ही है, बहस में तो पावर नहीं है। पावर जो है वोट में है, क्योंकि वोट के अनुसार ही चीजें आगे प्रक्रिया में जाती है, चीजें बनती है। ठीक है, बाकी तो किसी एक टॉपिक में मान लो संसद में बहस चल रही है किसी टॉपिक के ऊपर, राइट, तो कोई भी उसमें अपना विचार विमर्श कर देता है या विचार रख लेता है या कुछ भी बोल देता है, तो महान्यायवादी होता है वो भी अपना विचार रख देता है। मगर जब बात आएगी वोट करने की तो उसका वोट मतलब मानने का वो वोट दे ही नहीं पाएगा, अधिकार नहीं है वोट देने का उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्य। तो क्या है कि भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है। क्या होता है? भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है। इसका विधि अधिकारी का मतलब क्या होता है? ये भारत सरकार का क्या होता है? कानूनी मंत्री होता है। लॉ लॉ ऑफिसर, सॉरी कानूनी मंत्री कह रहा हूँ, लॉ ऑफिसर होता है। ठीक है, ये क्या होता है? लॉ ऑफिसर होता है, जो सुप्रीम कोर्ट में सभी मामलों में भारत सरकार का पक्ष रखता है। सुप्रीम कोर्ट में जितने भी मामले होंगे जो भारत सरकार से रिलेटेड होंगे, उसका जो पक्ष रखेगा, कौन रखेगा? तो महान्यायवादी रखेगा। ठीक है, अभी जब हम आगे टॉपिक करेंगे ना, आप रिलेट कर पाओगे धीरे-धीरे करके, ठीक है? अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग। वह कानूनी मामलों में भारत सरकार को सलाह भी दे सकता है। वो सलाह भी दे सकता है कानूनी मामले के अंदर कि क्या करना चाहिए। देखिए, वो सिर्फ़ सलाह दे सकता है, वो उसको पास नहीं कर सकता। पास जो करेगा वो संसद ही करेगी। वो क्या कर सकता है? सिर्फ़ बता सकता है कि यार ऐसा होना चाहिए। क्योंकि देखिए ये जो महान्यायवादी होते हैं ना, ये काफ़ी पढ़े-लिखे होते हैं। अभी हम नीचे पढ़ेंगे इनकी योग्यता के बारे में। ये काफ़ी एजुकेटेड होते हैं, ठीक है? योग्यता पढ़ते हैं इनकी। तो भारत का महान्यायवादी बनने के लिए वही योग्यता होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए होती है, समझे हो? सर्वोच्च न्यायालय का जो जज है, उस पोजीशन पे आने के लिए जो योग्यता होनी चाहिए, वही योग्यता महान्यायवादी की होती है। तो इतनी बड़ी पोजीशन की बात चल रही है इस समय, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये भारत सरकार का विधि अधिकारी भी होता है और सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार का पक्ष भी रखता है, ठीक है? और भारत सरकार को कानूनी मामलों में सलाह भी देता है ये। नेक्स्ट है कार्य समय अवधि। कार्य समय अवधि का क्या है यहाँ पे कि देश का संविधान महान्यायवादी को निश्चित पद अवधि प्रदान नहीं करता है। यानी कि संविधान के अंतर्गत कहीं नहीं लिखा है कि महान्यायवादी की जो कार्य अवधि है वो कितनी होगी। ठीक है, तो ये कार्य करता है किससे? इसलिए वह राष्ट्रपति की मर्जी के अनुसार कार्य करता है। मतलब मर्जी इन द सेंस कि उनके इच्छा अनुसार कार्य करता है। उसे किसी भी समय राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। उसे हटाने के लिए संविधान में कोई भी प्रक्रिया या आधार उल्लेखित नहीं है। यानी कि जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक वो काम करेगा। जब राष्ट्रपति सॉरी, जब राष्ट्रपति नहीं चाहेंगे तो उनको उसकी पोजीशन से हटना पड़ेगा। आई एम सॉरी। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि उस संविधान के अंतर्गत उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। ठीक है? संविधान में महान्यायवादी के नियुक्ति के बारे में तो बोला गया है कि कौन नियुक्ति करेगा उसकी, राष्ट्रपति कर देगा नियुक्ति उसकी, ठीक है? मगर वो कब तक काम करेगा, कब तक उसकी कार्य अवधि है, वो निश्चित नहीं है। राष्ट्रपति डिसाइड करेगा कि आपको कब तक काम करना है, ठीक है? उसको हटाने के लिए भी ना कोई प्रक्रिया नहीं है कि बहुत लंबी-चौड़ी प्रक्रिया हो, कुछ प्रक्रिया नहीं है। जब राष्ट्रपति चाहेगा उनको हटा देंगे। नेक्स्ट डे बोले तो नेक्स्ट डे से काम नहीं करेंगे। त्यागपत्र क्या है? भारत का जो महान्यायवादी है किसको त्यागपत्र देगा? राष्ट्रपति को देगा। किसको देगा त्यागपत्र? राष्ट्रपति को देगा। देखिए जो हमने ऊपर पॉइंट्स किए थे ना हमने, उनको सबको मैंने इसमें क्लब कर लिया है। एक बार रिवीजन हो जाएगी हमारी। तो महान्यायवादी का क्या है कि भारत के संविधान में कहाँ स्थान है उसका? भाग 5 में अनुच्छेद 76। कहाँ स्थान है भारत के महान्यायवादी का? भाग 5 अनुच्छेद 76। नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन करता है नियुक्ति? राष्ट्रपति करता है। सदस्य ना तो संसद का सदस्य है, ना वो मंत्रिमंडल का सदस्य है। सदस्य क्या है? ना तो संसद का सदस्य है और ना ही मंत्रिमंडल का सदस्य है। योग्यता क्या होनी चाहिए? वही योग्यता होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के लिए नहीं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर की। जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए योग्यता चाहिए, वही योग्यता चाहिए भारत के महान्यायवादी बनने के लिए। कार्य अवधि क्या है? कोई कार्य अवधि नहीं है। राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार काम करता है। जब तक राष्ट्रपति चाहते हैं तब तक काम करता है, जब राष्ट्रपति नहीं चाहेगी काम नहीं करते हैं। संविधान के अंतर्गत त्यागपत्र, त्यागपत्र का क्या सिनेरियो है? त्यागपत्र का सिनेरियो संविधान में कहीं नहीं लिखा गया है। राष्ट्रपति को सीधा त्यागपत्र दे देते हैं। कोई इसकी क्या कहते हैं प्रक्रिया नहीं है। ओके, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है राज्य का महाअधिवक्ता। देखिए अब ये करेंगे ना आप तो अब रिलेट कर पाएंगे ऊपर नीचे वाले को, दोनों को, ठीक है? तो राज्य का महाअधिवक्ता तो संविधान में कहाँ स्थान है राज्य के महाअधिवक्ता का? भारतीय संविधान के भाग 6 अनुच्छेद 165 के अंतर्गत राज्य का एक महाअधिवक्ता होगा। यानी कि राज्य का जो महाअधिवक्ता है वो संविधान का जो भाग 6 है वहां पे और अनुच्छेद 165 में है। कहाँ पे है? संविधान के भाग 6 में और अनुच्छेद 165 में है। और जिससे पहले जो हमने पढ़ा था यहाँ पे जो महान्यायवादी है वो भाग 5 में है, अनुच्छेद 76 में है। ठीक है, दोनों चीज याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है कि महान्यायवादी कौन से भाग में है या राज्य का महाअधिवक्ता कौन से भाग में है या किसी अनुच्छेद से रिलेटेड है। ठीक है, तो राज्य का जो महाअधिवक्ता है वो भारतीय संविधान के भाग 6 में है, अनुच्छेद 165 में है। ठीक है, अनुच्छेद 165 कहता है कि भारत का एक
मतलब राज्य का एक महाअधिवक्ता होना चाहिए। नियुक्ति कौन करेगा? तो राज्य के जो महाधिवक्ता है इसकी नियुक्ति राज्य की जो राज्यपाल होते हैं वो करते हैं। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता था? कौन करता था? राष्ट्रपति करता था, राइट। और राज्य के महाअधिवक्ता की नियुक्ति कौन करेगा? राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाएगी। ओके, रिलेट करते चलना, आपको याद हो जाएगा। सदस्यता, राज्य का महाअधिवक्ता राज्य की विधानसभा का या राज्य के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, राइट। सेम हमने वहीं पढ़ा था महान्यायवादी में, वो भी सदन का क्या कहते हैं संसद का सदस्य नहीं होता है और ना ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है। सेम चीज क्या है? सेम चीज राज्य के महाअधिवक्ता पे लागू होती है। वो राज्य का कोई भी विधानसभा या राज्य का कोई भी सदन का सदस्य नहीं होता है। अधिकार क्षेत्र क्या है इसका? राज्य के महाअधिवक्ता को विधानसभा या राज्य के किसी भी सदन में भाग लेने का, बोलने का अधिकार है, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है। सेम चीज जो हमने ऊपर पढ़ी थी। महान्यायवादी के केस में संसद के अंदर उसको बोलने का अधिकार नहीं है, बैठ सकता है, मतलब सॉरी, भाग लेने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, मगर मत देने का अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने पढ़ा था अनुच्छेद 88 के अंतर्गत क्या था वो, कि वो सदस्य नहीं था, राइट। और यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? यहाँ पे हम ये पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे जो राज्य का महाधिवक्ता है वो विधानसभा के अंदर और राज्य के किसी भी सदन के अंदर भाग ले सकता है, बोल सकता है, ठीक है, मगर अपना वोट नहीं दे सकता। क्योंकि वो विधानसभा या राज्य के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। जब सदस्य ही नहीं तो जाहिर सी बात है, देखिए देखिए या आप संसद लगा लीजिए या विधानसभा लगा लीजिए, कोई भी बिल पारित होता है या किसी चीज के ऊपर चर्चा होती है तो देखिए हर बंदा अपना विचार रखता है, अपना मत रखता है, ठीक है। मत मतलब वोट नहीं, मत मतलब उसका विचार, अपना विचार रखता है वो। मगर विचारों से बात थोड़ी चलती है। जब उस पर वोटिंग होती है तो जो उसका फाइनल रिजल्ट निकलता है ना, वो वोटिंग के थ्रू ही निकलता है। तो जब मान लो अब ये राज्य का महाअधिवक्ता है, राइट, ये किसी चीज पे अपना विचार प्रकट करता है, कर दिया विचार प्रकट, अब वोटिंग होगी। तो जब वोटिंग होगी ना तो इसका कोई रोल नहीं है उसके अंदर, ठीक है, इसका कोई रोल नहीं है उसके अंदर। वोटिंग जो होगी, जो विधानसभा के मेंबर होंगे वो लोग करेंगे, वो लोग डिसाइड वो लोग करेंगे। ये सिर्फ बता सकता है, बोल सकता है, ठीक है, अपना विचार दे सकता है। नेक्स्ट है कार्य। तो कार्य क्या रहेगा राज्य के महाधिवक्ता का? राज्य सरकार का विधि अधिकारी होता है। महान्यायवादी कौन था? भारत सरकार का विधि अधिकारी था। राज्य का महाअधिवक्ता कौन होता है? राज्य सरकार का विधि अधिकारी होता है, जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के सभी मामलों में राज्य का पक्ष रखता है। सेम चीज पढ़ी थी महान्यायवादी में और सेम चीज पढ़ी है हमने राज्य के महाअधिवक्ता में, मगर एक छोटी सी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। जो हमने महान्यायवादी के बारे में बात की थी तो वहां ये लाइन लिखी हुई थी कि जो महान्यायवादी है वो भारत सरकार का विधि अधिकारी तो होता है, मगर वो सर्वोच्च न्यायालय के अंदर भारत सरकार के सभी मामलों का पक्ष रखता है। राज्य का महाधिवक्ता जो है वो भी विधि अधिकारी है, मगर राज्य का जो महाधिवक्ता है वो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, समझ रहे हो, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में राज्य सरकार का पक्ष रखता है। यानी कि जो राज्य सरकार का जो केस होगा ना, वो उच्च न्यायालय में भी जा सकता है, वो सर्वोच्च न्यायालय में भी जा सकता है, मगर जो भारत सरकार का केस होगा ना, वो उच्च न्यायालय में नहीं जाएगा, वो सीधा सर्वोच्च न्यायालय में ही जाएगा। बात समझ में आए? आपको दोबारा रिपीट करता हूँ। भारत सरकार का जो केस होगा, कौन देखेगा भारत सरकार का केस? महान्यायवादी देखेगा। महान्यायवादी कहाँ देखेगा? सर्वोच्च न्यायालय में देखेगा, सुप्रीम कोर्ट में देखेगा। मगर जो राज्य का महाअधिवक्ता होगा वो राज्य सरकार का केस कहाँ देखेगा? कौन से कोर्ट में देखेगा? तो वो हाई कोर्ट में भी दे सकता है, वो सुप्रीम कोर्ट में भी दे सकता है, क्योंकि राज्य का जो केस होगा ना, राज्य सरकार का जो केस होगा वो हाई कोर्ट में भी जा सकता है और वो सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, वह कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देता है। तो जैसे महान्यायवादी क्या करता था? भारत सरकार को सलाह देता था कानूनी मामले में। तो राज्य का महाधिवक्ता क्या करेगा? तो कानूनी मामलों में सलाह देगा। किसको देगा? राज्य सरकार को देगा, ठीक है। योग्यता, राज्य के महाअधिवक्ता के लिए योग्यता वही होनी चाहिए जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए होनी चाहिए, राइट। महान्यायवादी में क्या था? महान्यायवादी के लिए वही योग्यता होनी चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट, राइट, सर्वोच्च न्यायालय के जज के लिए होनी चाहिए थी। राज्य के महाअधिवक्ता के लिए कौन सी योग्यता होनी चाहिए? जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को बनने के लिए चाहिए होती है, राइट। नेक्स्ट करते हैं कार्य समय अवधि। यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय संविधान में राज्य के महाअधिवक्ता के लिए कोई कार्य समय अवधि निर्धारित नहीं की गई है।
राज्यपाल की इच्छा के अनुसार कार्य करता है। कहने का मतलब यही है, जैसे महान्यायवादी किसके हिसाब से कार्य करता था? क्या महान्यायवादी का संविधान में लिखित था कुछ कि उसको कब तक कार्य करना है? नहीं था ना। कब तक कार्य करता था? राष्ट्रपति की इच्छा से कार्य करता था। तो महान्यायवादी किसकी इच्छा से काम करेगा? क्योंकि महान्यायवादी का भी जो समय काल अवधि है ना, वो संविधान में वर्णित नहीं है, ठीक है, लिखित नहीं है संविधान के अंदर। तो जो राज्य का जो महाअधिवक्ता है, वो राज्य के राज्यपाल के इच्छा अनुसार कार्य करेगा, ठीक है। तो महान्यायवादी और राज्य के महाधिवक्ता जो है, ये सेम सिनेरियो पे चलते रहेंगे। आप समझ आ रहा होगा दोनों, आपको दोनों चीजें ना कैसे कैसे है। एक भारत सरकार के लिए कार्य करता है और एक सिर्फ करता है राज्य सरकार के लिए कार्य करता है। त्यागपत्र का क्या सीन है इसका, कि राज्य का महाअधिवक्ता अपना जो त्यागपत्र है वो किसको देगा? राज्य के राज्यपाल को देगा। महान्यायवादी किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। राज्य का महाअधिवक्ता किसको देता है? राज्य के राज्यपाल को देता है। तो इसका भी थोड़ा सा हम दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। तो संविधान में कहां पे है राज्य का महाअधिवक्ता? संविधान में कहां पे है? तो संविधान में भाग 6 में है, अनुच्छेद 165 में है। राज्य का महाअधिवक्ता भारत के संविधान में कहां पर है? भाग 6 अनुच्छेद 165। महान्यायवादी कहां पे था? भाग 5 अनुच्छेद 76, राइट। नियुक्ति कौन करता है राज्य के महाअधिवक्ता की? राज्य का राज्यपाल। और महान्यायवादी की कौन करता है? राष्ट्रपति। सदस्यता क्या होती है राज्य के महाअधिवक्ता की? राज्य के महाअधिवक्ता की सदस्यता क्या होती है? ना तो विधानसभा का और ना ही राज्य किसी भी सदन का सदस्य होगा। और महान्यायवादी ना तो संसद का और ना ही मंत्रिमंडल का सदस्य होगा, ठीक है। सेम सेम चलता रहेगा दोनों का। योग्यता, राज्य का जो महाधिवक्ता है उसकी योग्यता होनी चाहिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर। और महान्यायवादी की योग्यता क्या होनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर, ठीक है। कार्य समय अवधि, तो राज्य के महाअधिवक्ता की कार्य समय अवधि किसके अनुसार होगी? किसकी इच्छा अनुसार होगी? राज्य के राज्यपाल की इच्छा अनुसार होगी। महान्यायवादी की कार्य समय अवधि किसके इच्छा अनुसार होगी? राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार होगी। संविधान के अंतर्गत त्यागपत्र, तो त्यागपत्र का कोई संविधान में कोई वर्णित नहीं है। राज्य के महाअधिवक्ता के लिए राज्यपाल जब तक चाहेंगे तब तक उनको रख सकते हैं। जब उनको लगेगा कि हमें बदल देना चाहिए, चेंज कर देना चाहिए, तो वो कभी भी अपने एक छोटा सा प्रस्ताव पारित करके कर सकते हैं। इसके लिए कोई बड़ी लंबी चौड़ी प्रक्रिया नहीं है। नेक्स्ट है भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक, ठीक है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तीनों तीनों टॉपिक बड़े मतलब इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जितना मैंने देखा है ना, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन तो पक्का आ ही जाता है इनमें से। तो जो भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो संविधान में स्थान, कहाँ स्थान है संविधान में? तो भारतीय संविधान के भाग 5, ठीक है। कहाँ चला गया दोबारा से ये? क्योंकि ये देखिए अब थोड़ा सा समझते हैं। जो भाग 5 है ना, वो मतलब जो केंद्र है ना, समझ लो, उनसे संबंधित है। और जो भाग 6 है ना, वो राज्य से संबंधित है। तो जो भारत का संबंधित होगा ना, भारत का महान्यायवादी या भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक, तो कौन से भाग में होगा? भाग 5 में होगा, ठीक है। मतलब कंफ्यूज मत होना एग्जाम के टाइम में कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए। भारत से रिलेटेड होगा ना, भारत का महान्यायवादी या भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक, तो भाग 5 में है। राज्य से संबंधित होगा, कहाँ होगा? राज्य से संबंधित होगा तो भाग 6 में होगा, ठीक है। तो जो भारत का नियंत्रण और महालेखा परीक्षक है, वो भारत के संविधान के भाग 5 में है, अनुच्छेद 148 में है। कहाँ पे? 148 में है। के अंतर्गत क्या अनुच्छेद 148 क्या कहता है? कि भारत का एक नियंत्रण महालेखा परीक्षक होगा, राइट। नियुक्ति कौन करेगा इसकी? अब देखिए सारी बातें कहाँ से रिलेटेड हो रही है, ऊपर समझ आ गया ना कि भारत का, जब भारत का आ गया तो समझ लो कहाँ जाएगी नियुक्ति इसकी? राष्ट्रपति के हाथ में जाएगी। कहाँ जाएगी नियुक्ति इसकी? राष्ट्रपति के हाथ में जाएगी। यानी कि भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है वेतन। तो वेतन कितना होता है इसका? तो इसका वेतन जो होता है वो संसद द्वारा निर्धारित होता है। जो संसद होती है ना, वो ही डिसाइड करती है इसका वेतन क्या होगा, कितना दिया जाएगा इसको वेतन, ठीक है। मतलब इसका कोई लिखित नहीं है संविधान के अंदर कि पर्टिकुलर इतना होगा। इसका जो वेतन है वो संसद द्वारा अपने आप निर्धारित कर लेते हैं लोग। अधिकांश क्षेत्र क्या है इसका? कि भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक एक स्वतंत्र संस्था के रूप में कार्य करते हैं और इस पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता है। यानी कि ये एक बिल्कुल मतलब सेपरेट जो होता है ना, सेपरेट की तरह कार्य करते हैं लोग। इस पे भारत सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता, नहीं भारत सरकार इसके अंदर कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकती है, राइट। भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक के अंदर भारत सरकार कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकती है। नियुक्ति कौन करता है इसकी? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है नियुक्ति? राष्ट्रपति करता है।
नेक्स्ट है अनुच्छेद 148(4) के अनुसार नियंत्रण महालेखा परीक्षक सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी और पद का पात्र नहीं होगा। कहने का मतलब यही है कि अनुच्छेद 148(4) ये कहता है कि जो नियंत्रण महालेखा परीक्षक है, राइट, मान लो जब ये जब इनकी सेवानिवृत्ति होगी, सेवानिवृत्ति का मतलब होता है रिटायरमेंट, ठीक है, ये रिटायर हो गए। अब रिटायर होने के बाद क्या होगा, ऐसा नहीं होगा रिटायर होने के बाद कि ये भारत सरकार के मतलब किसी और पद पे बैठ जाएंगे या वो राज्य सरकार के किसी और पद पे बैठ जाएंगे। अगर इनकी रिटायरमेंट हो जाती है भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक की, उसके बाद दोबारा ये कभी भी भारत सरकार का और राज्य सरकार के किसी भी पद पर प्राप्त नहीं कर सकते, किसी और पद पे प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं इसका लॉजिक होगा ना इसके पीछे, क्योंकि रखा, देखिए अनुच्छेद में कुछ रखा है तो कोई लॉजिकल रखा होगा। लॉजिक इसका ये कहता है कि जो भारत सरकार का नियंत्रण महालेखा परीक्षक होता है ना, ये बहुत बड़ी पोस्ट होती है, राइट। उसका कार्य भी जो है बड़ा बड़ा देखिए हमने ऊपर पढ़ा था ना कि ये एक स्वतंत्र संस्था होती है, इसमें सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता, यानी कि सरकार पर भी हावी हो सकती है चाहे तो, यानी कि इसकी अलग ही रिपोर्टिंग चलती है इनकी, ठीक है ना। तो इसलिए क्या होता है कि कभी ऐसा हो ना कि मान लो कोई एक बंदा पोजीशन में बैठा है, मान लो एक बंदा बैठा है भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक की पोजीशन पे, ठीक है। अब मान लो उसके रिटायरमेंट का टाइम पास आ रहा है, अब उसको पता है कि रिटायरमेंट तो होने वाली है, और रिटायरमेंट वाला क्या करेगा, ठीक है, घर ही बैठेगा, ठीक है, पेंशन आएगी, पता नहीं अब तो पेंशन ही बंद हो गई है, ठीक है, तो अब क्या करेगा फिर ये? तो मान लो किसी को कोई काम कराना और वो इनको लालच देके कुछ बोले कि आपको हम नेक्स्ट पद दे देंगे या नेक्स्ट पोजीशन दे देंगे, ये राज्य सरकार में ये पोजीशन दे देगी, ये चीज कर देंगे, तो आप ये काम कर दो। तो वो क्या होगा कि वो अपनी पोजीशन का गलत फायदा भी उठा सकता है। उसको रोकने के लिए उन्होंने ये करा है कि भैया जब तक तुम इस पोजीशन पे हो ना तब तक तो तुम ठीक हो, मगर जैसे ही तुम इस पोजीशन से रिटायर होगे, उसके बाद ना तो तुम भारत सरकार के और ना ही किसी भी राज्य के अंदर किसी भी राज्य सरकार के कोई भी पद को तुम प्राप्त कर सकते हो, राइट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। कार्य क्या है, ऐसा कार्य पढ़ लेते हैं। नियंत्रण महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। क्या होता है? संरक्षक होता है सार्वजनिक धन का, यानी कि जो जनता का धन होता है, जनता का जो पैसे होते हैं ना, उनका संरक्षण होता है, उसकी रक्षा करता है, राइट। यह भारत के प्रत्येक राज्य के एवं प्रत्येक संघ क्षेत्र द्वारा संचित निधि से किए गए सभी व्ययों की जांच करता है। ये क्या करता है कि भारत के प्रत्येक राज्य और प्रत्येक संघ यानी कि भारत सरकार के और जो राज्य सरकार है, वो जो संचित निधि होती है ना, कि एक पर्टिकुलर जगह जहां से वो पैसे लेके व्यय करते हैं, खर्चा करते हैं, मान लो किसी भी काम के लिए खर्चा करते हैं, कोई भी क्या कहते हैं, मान लो कोई स्कूल बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, या कोई मतलब हॉस्पिटल बनाने के लिए, कोई भी मतलब मान लो किसी भी कोई कोई नई पॉलिसी लगा दी उन लोगों ने, उसके लिए कर दिया। तो जो भी वो खर्चा करते हैं, उन पे जो खर्चा हुआ है उसका जो लेखा जोखा है वो कौन रखेगा? तो लेखा जोखा यही रखते हैं, नियंत्रण महालेखा परीक्षक ही रखते हैं उन सब चीजों का लेखा जोखा। किसका? भारत सरकार का भी और राज्य सरकार का भी। अब नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 151(1) के अकॉर्डिंग क्या है, उसके अनुसार क्या है, 151 और 1 के अनुसार क्या है, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक केंद्र सरकार के लेखों से संबंधित प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति को देता है, जिसे वह संसद के पटल पर रखते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो नियंत्रण और महालेखा परीक्षक होता है, वो केंद्र सरकार से संबंधित जितने भी जितने भी उनकी रिपोर्ट जो रिपोर्टिंग होती है ना उनकी, ठीक है, जो केंद्र सरकार की जितनी भी रिपोर्ट तैयार होती है ना, वो राष्ट्रपति को देता है, और राष्ट्रपति क्या करता है उस रिपोर्ट का जो संसद का पटल होता है ना, संसद में रखता हूँ उस चीज को। सेम नीचे जब आएंगे तो क्या करेंगे कि नियंत्रण महालेखा परीक्षक किसी भी राज्य से के संबंधित जितने भी लेख होता है ना, उस लेखे की जो प्रतिवेदन होते हैं उसको राज्य के राज्यपाल को देता है, ठीक है। यानी कि दोबारा पढ़ते हैं, जो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक होता है, अगर केंद्र के बारे में बात करोगे, केंद्र के बारे में बात करोगे, तो जो केंद्र सरकार का जो लेखों से संबंधित जो प्रतिवेदन होता है वो किसको देगा? वो राष्ट्रपति को देगा, अपने से ऊपर देगा। और राष्ट्रपति उसका क्या करेगा? जो संसद का जो पटल होगा उसको वहां रखेगा, ठीक है। और जब बात करेंगे हम राज्य सरकार के बारे में, तो जो राज्य सरकार से जो मिलता है, राज्य सरकार के जो लेखे होते हैं, उनके जो प्रतिवेदन होते हैं, वो किसको देगा? तो राज्य में कौन सुप्रीम है? तो राज्य में राज्य का राज्यपाल सुप्रीम है। तो वो क्या करेगा? नियंत्रण महालेखा परीक्षक राज्य सरकार से जो लेखों से संबंधित प्रतिवेदन मिलते हैं उसको राज्य के राज्यपाल को देता है। और जो राज्य के राज्यपाल होते हैं वो उसको कहाँ रखेंगे? संसद में तो नहीं रखेंगे, जाहिर सी बात है, वो कहाँ रखेंगे? राज्य के विधानमंडल के पटल पर रखेंगे। कहाँ रखेंगे? राज्य के विधानमंडल के पटल पर रखेंगे। नेक्स्ट है कार्य समय अवधि। तो कार्य समय अवधि क्या रहेगी? भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक की पद अवधि
पद ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष होगी, लेकिन यदि इससे पूर्व 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेते हैं तो वह सेवानिवृत्ति प्राप्त कर लेगी। कहने का मतलब ये है कि मान लो अगर किसी की मान लो अगर कोई किसी की नियुक्ति होती है वहाँ पे उस पोजीशन के ऊपर, राइट? जब उसकी नियुक्ति होगी उस पोजीशन के ऊपर, तो वो उस डेट से 6 वर्ष के अंदर कार्य कर सकता है। उस डेट से 6 साल तक वो कार्य कर सकता है। मगर एग्ज़ाम्पल के तौर पे मान लो जब किसी बंदे की नियुक्ति हुई और वो था उस समय 63 एज का, ठीक है? 63 साल का था वो बंदा वो, उसकी नियुक्ति होगी। अब 63 साल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पहली लाइन तो ये कहती है कि 6 वर्ष तक काम करेगा, यानी कि 63 साल के अंदर क्या करेगा? 6 वर्ष और काम करेगा, यानी कि 69 तक काम करेगा, मगर ऐसा नहीं है। यहाँ ये पॉइंट ये कह रहा है कि या तो वो 6 वर्षों तक काम करेगा या उसकी उम्र अगर 65 साल की हो गई है तो वो तब तक काम करेगा। अगर किसी बंदे की नियुक्ति भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक की पोजीशन पे 64 ईयर में होती है तो वो सिर्फ 1 साल तक काम करेगा। मेरी बात समझ रहे थे हम? यानी कि उम्र जो है वो 65 होनी चाहिए और अवधि जो पीरियड टाइम पीरियड है वो 6 वर्ष का है। अगर वो छोटा मतलब छोटी एज का बंदा है तो ठीक है, चलो वो तो 6 साल अपने आराम से क्लियर कर लेगा। मगर अगर वो थोड़ा 60 प्लस है, मतलब थोड़ा-सा और ऊपर है, तो वो 65 की एज तक ही अपने पोज़ीशन पे रह सकता है। उसके बाद उसको सेवानिवृत्ति प्राप्त कर लेगा, यानी कि रिटायरमेंट उसकी हो जाएगी। त्यागपत्र क्या रहेगा? त्यागपत्र सिंपल सी बात है, देखो हमने पढ़ा था कि ये किससे रिलेटेड है? ये भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक है, तो किसको देगा त्यागपत्र? त्यागपत्र देगा ये राष्ट्रपति को। किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा त्यागपत्र। नेक्स्ट है इसका महाभियोग। देखिए समझिए, ऊपर जो हमने 2 पढ़े थे ना, ठीक है? राज्य का महाअधिवक्ता और महान्यायवादी, उसके अंदर महाभियोग नहीं था, त्यागपत्र था नॉर्मल। महान्यायवादी किसको देता था? राष्ट्रपति को देता था। और राज्य का जो महाअधिवक्ता था किसको देता था? राज्य के राज्यपाल को देता था। मगर जो भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक है ना, इसका त्यागपत्र तो होता है, ज़ाहिर-सी बात है ना, खुद से भी चाहता तो बंदा वो त्यागपत्र दे सकता है, मगर इसको निकाला भी जा सकता है, इसका महाभियोग भी होता है। कैसे होता है देखो, नियंत्रण महालेखा परीक्षक को उसके पद से केवल संसद के दोनों सदनों के समावेदन पर ही हटाया जा सकता है, अर्थात इसे हटाने की प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होती है। कहने का मतलब ये है कि देखिए दो होते हैं रास्ते, या तो बंदा खुद ही दे देगा त्यागपत्र, अगर वो खुद त्यागपत्र नहीं देता तो दूसरा क्या है? महाभियोग है। महाभियोग में क्या है कि जो संसद के दोनों दोनों सदन जो है, संसद के जो दोनों सदन है, वो दोनों सदन उस चीज पे राजी हो, ठीक है? उसके हिसाब से भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक को उसकी पोजीशन से हटाया जा सकता है। यानी कि जो प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए होती है ना, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को भी हटाने की जो प्रक्रिया होती है वो यही होती है कि संसद के दोनों सदन में जो समावेदन पे हटाया जा सकता है। तो सेम जो प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए होती है, वो सेम प्रक्रिया भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक को हटाने के लिए होती है। ठीक है, समझ गए ना? सेम प्रक्रिया जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए होती है, वही सेम प्रक्रिया भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक को हटाने के लिए होती है, यानी कि संसद के दोनों सदन में समावेदन पे हटाया जा सकता है। संसद के दोनों सदन के समावेदन पे, एक के नहीं दोनों के, राइट? रिपोर्ट क्या होती है? कुछ रिपोर्ट्स भी ये पारित करता है। क्या रिपोर्ट होती है? विनियोग लेखों पर लेखा रिपोर्ट प्रकाशित करता है, यानी कि लेखा रिपोर्ट बनाता है विनियोग लेखों पर, ठीक है? वित्त लेखों पर लोक परीक्षा रिपोर्ट बनाता है और सरकारी उपक्रमों पर ये लेखा परीक्षा रिपोर्ट बनाता है। यानी कि 3 तरह की रिपोर्ट बनाता है। विनियोग लेखों पे रिपोर्ट बनाता है, वित्त लेखों पे रिपोर्ट बनाता है और कहाँ पे? सरकारी उपक्रमों पे ये रिपोर्ट बनाता है। इसके बारे में थोड़ा-सा डिटेल में पढ़ लेते हैं जो हमने सर ऊपर पढ़ा है। जो भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक होता है, संविधान के कौन से भाग में है? भाग 5 में। कौन से अनुच्छेद में? 148 में। भाग 5 148 में कौन है? भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक, राइट? नियुक्ति कौन करेगा? क्योंकि भारत से रिलेटेड है, कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। वेतन क्या होगा? संसद के जो बंदे होते हैं वही वही संसद डिसाइड करती है इसका वेतन क्या होना चाहिए। कार्य क्या है? कार्य क्या है मतलब काम क्या करता है? जो सार्वजनिक धन है उसका संरक्षण करता है, ठीक है? सार्वजनिक धन का संरक्षण करता है ये। कार्य अवधि क्या रहेगी? कार्य अवधि रहेगी या तो 6 वर्ष तक काम करेगा या वो 65 वर्ष की आयु तक काम करेगा। या तो 6 वर्ष की आयु तक, 6 वर्ष तक या 65 वर्ष की आयु तक काम करेगा। महाभियोग क्या होगा? संसद के दोनों सदनों द्वारा होता है। महाभियोग कैसे होगा? संसद के दोनों सदनों द्वारा। और अगर मान लो स्वेच्छा से त्याग पत्र दे रहा है तो कैसे होगा? वो किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। किसको देगा वो? राष्ट्रपति को देगा।
तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आता है प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को ज़्यादा शेयर कीजिए, और देखिए इसके नोट्स बना लीजिए। बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और ये मैंने देखा है कि हमको ये टॉपिक मुझे लगा कि हमें इन तीनों को कवर कर लेना चाहिए, क्योंकि ये तीनों जो है ना वो मतलब मैंने देखे पीछे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है इनमें ना, इन तीनों से क्वेश्चन बन जाते हैं। राइट। तो हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो भी लॉन्च करेंगे। ज्योग्राफी वाले वीडियो पे काम चल रहा है, और हमारे एक एक भाई साहब है जो बहुत दिन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम लोगों को कि जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसकी सीरीज लाई जाए, तो उस पर भी हम काम कर रहे हैं। तो थोड़ा टाइम लगेगा उसके ऊपर, क्योंकि एक एक वीडियो को अच्छे से पूरा डिटेल में निकालना पड़ता है। राइट। और ताकि आपको समझ आए, अच्छे से एग्जाम क्लियर हो सके, और थोड़ी सी लैंग्वेज भी थोड़ी चेंज करनी पड़ती है ताकि इजिली आपको समझ आए कि कहना क्या चाहते हैं। क्योंकि देखिए एग्जाम में हर चीज ट्रिक्स पे नहीं होगी, कितना समझ आया है ना आपको, वो बहुत मैटर करता है। राइट। तो अच्छे से पढ़िए, अपना ख्याल रखिए। राइट। और थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।